Hello students, this is Neeraj Gupta. In this video we will discuss about importance of decentralization as well as we will discuss the difference between delegation and decentralization. Means we'll finish the chapter in this video. Importance of decentralization, अगर आप concept समझ चुके हैं तो आप confuse नहीं होंगे. More or less you will find the points which I have explained in delegation. Almost वही चीजें हैं. डिसेंट्रलाइजेशन से भी यही होता है कि जूनियर्स को एनकरेजमेंट मिलती है, ट्रेनिंग मिलती है, फ्यूचर लीडर्स प्रिपेयर होते हैं, कंपनी ग्रो करना चाहे तो उनको एक रेडी मैनेजर्स मिल जाते हैं, सो ऑन. ऑलमोस्ट जो पॉइंट्स डेलीगेशन में पढ़े थे वही सारे हमको डिसेंट्रलाइजेशन में भी मिलेंगे. डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स. इनिशिएटिव का क्या मतलब होता है? उनके अंदर सजेशन देने की पावर आती है ना, इंटरेस्ट बनता है उनका. इट हेल्प्स टू प्रमोट द सेल्फ रिलायंस एंड कॉन्फिडेंस. नेचुरली जब वो काम करते हैं सीनियर लेवल का तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, राइट. इट गिव्स देम ग्रेटर फ्रीडम टू टेक देयर ओन डिसीजन. छोटे लेवल पे कम से कम उनको एक फ्रीडम मिल जाती है कि जो वो करना चाहें कर सकते हैं. दे कैन डिपेंड ऑन देयर ओन जजमेंट. उससे पता भी चलता है ना जो डिसीजन लिया वो ठीक रहा कि नहीं रहा, ठीक है ना. और कल को हम एग्जीक्यूटिव्स, वी कैन आइडेंटिफाई एग्जीक्यूटिव्स विद पोटेंशियल टू बिकम लीडर्स. जो लोअर लेवल मैनेजमेंट के लोग सही डिसीजन लेके अपने डिपार्टमेंट को इफेक्टिवली चला रहे हैं, इसका मतलब कल को उनको प्रमोट किया जा सकता है सीनियर लेवल पे, फिर वही पहुंचते हैं. डेवलप्स मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर. मोर और लेस रिपीटिशन है, वही पॉइंट है. इसमें क्या होगा, फ्यूचर मैनेजर्स बनेंगे क्योंकि जो जूनियर मैनेजर्स हैं अब उनको काम करने की फ्रीडम मिल रही है. नाउ दे आर टेकिंग डिसीजंस, दे आर एक्सरसाइजिंग जजमेंट, और वो काम कर रहे हैं एक तरह से जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स कर रहे हैं. मे बी टॉप एग्जीक्यूटिव 1 करोड़ का डिसीजन ले रहा है, जूनियर एग्जीक्यूटिव 10,000 का, 10 लाख का डिसीजन ले रहा है, लेकिन काम तो ऑलमोस्ट वही है, प्रोसेस वही है. मे बी टेंडर लेना, मीटिंग करना, सब कुछ. तो कल को सिर्फ वॉल्यूम, लेवल ऑफ ऑपरेशन बढ़ेगा, नेचर वर्क वही रहेगा. तो उससे क्या होगा कि मैनेजरियल टैलेंट डेवलप होगा. उससे क्या होगा, इट क्रिएट्स ए पूल ऑफ क्वालिफाइड मैन पावर. मतलब फिर बहुत सारे लोग हो जाएंगे, ये नहीं कि बस एक ही आदमी है, बहुत सारे लोग हो जाएंगे एंड इससे फिर ओवरऑल कंपनी ग्रो करेगी. तो इट आल्सो हेल्प्स टू आइडेंटिफाई दोज हु मे नॉट बी सक्सेसफुल इन अज्यूमिंग ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी. मतलब जहां पॉजिटिव चीजें हैं वो नेगेटिव भी, कई बार नेगेटिविटी भी तो हेल्प करते हैं ना. पता लगता है ये नहीं कर पाएगा तो हम गलती से उसको प्रमोट नहीं करेंगे एट सीनियर पोजीशन. जब वो जूनियर लेवल पे ही डिसीजन मेकिंग में सक्सेसफुली नहीं कर पा रहा तो उसको हम सीनियर पोजीशन पे नहीं लेके जाएंगे. क्विक डिसीजन मेकिंग, बिल्कुल. अगर सारे डिसीजंस टॉप लेवल मैनेजमेंट को लेना हो, वो लोग बिजी भी होते हैं और किसी भी चीज को कंसीडर करके डिसीजन लेते हैं, तो फिर उससे डिसीजन मेकिंग तो हैम्पर होगी. अगर छोटे छोटे डिसीजंस लोअर लेवल मैनेजमेंट पर जहां इंप्लीमेंट होना है, राइट एट द पॉइंट ऑफ इंप्लीमेंटेशन, राइट एट द पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन अगर डिसीजन मेकिंग है तो ऑब्वियसली इट विल बी फास्टर. So decentralization facilitates prompt decision making as decisions are taken by the subordinates at the point of action. जहां काम हो रहा है वहीं पर ही अथॉरिटी दी गई है. They are not required to wait for consultation, instructions from higher authorities. No, आप करो सर, आपको फ्रीडम है ना. अब माना किसी ने कोरियर करना है, कोरियर किसी दिन माना ऑफिस बंद है, कोरियर का पैकेट बड़ा है, 100 रुपए की जगह 150 रुपए लग रहे हैं. छोटी छोटी चीज के लिए अगर हम बॉस से पूछेंगे तो काम अटक जाएगा. अब एक पियोन, मैं कहता हूँ उस पियोन के पास भी अथॉरिटी होनी चाहिए ना, थोड़ी बहुत तो उसको दे दो. रोज वो जा रहा है, मान लेते हैं, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, कोरियर करना है तो कर दे यार, 10-20 रुपए एक्स्ट्रा लग रहे हैं हर चीज के लिए. अगर वो अप्रूवल ही लेता रहेगा तो काम अटके रहेंगे, है ना. तो बहुत ज्यादा लॉन्ग चैनल्स नहीं होंगे, लोग क्विकली डिसीजन लेके काम कर पाएंगे. रिलीफ फॉर द टॉप मैनेजमेंट, डेफिनेटली उनका बर्डन कम होगा, है ना. रूटीन एंड इट विल रिलीव द टॉप मैनेजमेंट फ्रॉम रूटीन एंड टाइम कंज्यूमिंग. जो रूटीन एंड टाइम कंज्यूमिंग चीजें उससे हटकर दे कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन की एरियाज. स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, मेजर पॉलिसी फॉर्मुलेशन. स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, मेजर पॉलिसी फॉर्मुलेशन क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना. एक्सपोर्ट इंपोर्ट शुरू करना, किसी नई लाइन में वेंचर करना, कोई मेजर एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन, नए ज्योग्राफिकल एरियाज में, नई कंट्रीज में एंटर करना, या कोई जॉइंट वेंचर्स, मर्जर्स, एक्विजिशंस. ये सब छोटे लेवल मैनेजमेंट के लोग तो सोच भी नहीं सकते करेंगे तो क्या हो. तो इन सब चीज़ों के लिए फिर टॉप मैनेजमेंट के पास टाइम बच जाता है. एंड फैसिलिटेट्स ग्रोथ. अब आपका एक सिस्टम बन चुका होगा, हायरार्की बन चुकी होगी, है ना, और आप अपने काम इंडिपेंडेंटली कर रहे होंगे. तो उसमें क्या होगा, जब आप सब कुछ अपना परफेक्ट कर रहे हैं तो आपके पास प्रॉफिट भी होगा, ग्रोथ भी होगी, और कल को अगर आप नए प्रोडक्ट लाइन, नई चीज़ें भी लेके आते हो तो आप उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाओगे, ठीक है ना. चलिए अब हम बात करते हैं साथ में बेटर कंट्रोल की. Decentralization makes it possible to exercise control by evaluating performance on each and every manager. जब आपने हर मैनेजर को डिसीजन मेकिंग पावर दे दी है तो उसकी डिसीजन मेकिंग सही रही, नहीं रही, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आप उसको भी जज कर सकते हो.
दे विल बी रिस्पॉन्सिबल, दे विल बी अकाउंटेबल फॉर देयर रिजल्ट्स। जब आपने मैनेजर को पावर दी हुई है तो आप बोलोगे ना भैया जब तुमको पूरी पावर दी हुई थी क्यों नहीं काम किया, क्यों नहीं रिजल्ट ला रहे हो। सो मैनेजर्स कैन बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर देयर रिजल्ट्स। द एक्सटेंट ऑफ अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स एज वेल एज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच डिपार्टमेंट कैन बी एसरटेन्ड। किसने कितना किया, ये बहाना नहीं है कि सर आपने हमें अप्रूवल ही नहीं दी, हम तो खाली बैठे थे काम करना चाहते थे। नो 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 नो। तो अभी पूरा एक प्रॉपर कंट्रोल सिस्टम होगा। कंट्रोलिंग आप समझते ही हो ना, पहले चैप्टर में पढ़ा दी थी कंट्रोलिंग। एक्चुअल आउटपुट को एक्सपेक्टेड आउटपुट से कंपेयर करना और अगर डिफरेंस है तो उसके रीजंस फाइंड आउट करना, भाई क्यों नहीं हुआ। अगर सेल्स 10 लाख रुपए अचीव करनी थी और एक्चुअल में 9 लाख है तो वो 1 लाख कम क्यों रह गई, उन रीजंस को आइडेंटिफाई करके दूर करना ही कंट्रोलिंग है। तो जब एक डिपार्टमेंट के पास अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम ऑफ डिसीजन मेकिंग होगी, उससे रिलेटेड सारे काम करने की उनको पावर होगी, तो पूछा जा सकता है ना सर आपने रिजल्ट्स क्यों नहीं अचीव किए। उसके पास ये बहाना तो नहीं है ना कि टॉप मैनेजमेंट ने मेरे को पैसे नहीं दिए, स्टाफ नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। उसके पास एक लिमिटेड स्फेयर में पावर तो दी गई होगी। तो इसमें हम ये फीडबैक फ्रॉम ऑल लेवल हेल्प्स टू एनालाइज द वेरिएंसेस। वेरिएंसेस समझते हो ना, यही जो मैंने भी आपको कहा, टारगेट था 10 लाख अचीव किया 9 लाख, तो ये वेरिएंस है, डिफरेंस है, क्यों है भाई। सो कंट्रोल सिस्टम सच एज बैलेंस स्कोर कार्ड एंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैव बीन इवॉल्व्ड फॉर अकाउंटेबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। अकाउंटेबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब यही है कि जजमेंट, कि किस बंदे की, किस मैनेजर की कितनी परफॉर्मेंस है, जितनी उससे एक्सपेक्टेड थी, क्या वो उससे बेटर कर रहा है, उससे कम कर रहा है, क्या कर पा रहा है, क्या नहीं कर पा रहा है। All these things have to be ascertained. In conclusion, in spite of number of benefit of decentralization, it should be applied with caution. कई बार ये भी होता है ना कि अथॉरिटी आपने दे दी तो फिर हाथ से ही निकल गई गाड़ी, वो सब अपनी अपनी मर्जी कर रहा है। Because it can lead to organizational disintegration if the departments start to operate on their own guidelines. हर बंदा अपना ही काम कर रहा है, उनको पकड़ के भी तो रखना पड़ता है। अब अलग अलग स्टेट्स हम इंडिया में बनाते हैं तो दैट्स अ डिसेंट्रलाइजेशन। कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट्स को भी पावर दी गई है कि आप अपने रिस्पेक्टिव स्टेट के अंदर डिसीजन ले लीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी इंडिया के हिसाब से डिसीजन लेती है, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट वाइज डिसीजन लेती है। लेकिन कई बार इसमें ये भी प्रॉब्लम आती है कि स्टेट गवर्नमेंट कोई भी उठा के डिसीजन ले लेती है जिसमें नेशनल इंटेग्रिटी भी डाउटफुल होने लगती है या उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। अब मान लेते हैं कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अपने यहाँ पर बहती हुई नदी के ऊपर बोल दे कि इसका पानी सिर्फ मेरे राज्य के लोग पिएंगे, तो दैट्स प्रॉब्लम। Because the river does not belong to a particular state, it belongs to a country, and all the Indians have right to use that water, whatever justification a particular state may give. तो that's not right. तो कई बार ये भी प्रॉब्लम होती है डिसेंट्रलाइजेशन करने से। यू हैव टू अप्लाई विद कॉशन, बिकॉज वो डिपार्टमेंट्स जो हैं वो अपने आप में बिल्कुल इंडिपेंडेंट वे में ना काम करना शुरू करते हैं। सो डिसेंट्रलाइजेशन मस्ट बी बैलेंस्ड विद सेंट्रलाइजेशन। कहीं ना कहीं सेंट्रल पावर का अपना रोल होगा, डिसेंट्रलाइजेशन का अपना रोल होगा। छोटे लेवल पर रूटीन मैटर्स पर डिसेंट्रलाइजेशन सक्सेस होगी क्योंकि उन मैटर्स में टॉप मैनेजमेंट ने कुछ करना नहीं, गाइडलाइंस बना के दे दी, उसके बेसिस पे वो काम करते हैं। अब आ जाते हैं हम डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन मैंने आपको बताया ना, इट्स नेसेसरी, बिकॉज कोई भी आदमी अपना काम पूरा खुद नहीं कर सकता तो उसको जूनियर्स की हेल्प लेनी होगी। डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शनल है, टॉप मैनेजमेंट का डिसीजन है, अपनी पावर्स वो डेलीगेट करना चाहते हैं या नहीं। देखा जाए तो डेलीगेशन इज एन एग्जीक्यूशन, मतलब इज ए डेलीगेशन ऑफ एग्जीक्यूशन, व्हाइल डिसेंट्रलाइजेशन इज अ डेलीगेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग। आप समझ रहे हैं, डेलीगेशन में जो काम मुझे करना है रूटीन में, वो काम मैं दूसरे से करवा रहा हूँ। डिसेंट्रलाइजेशन में तो मैं अपनी डिसीजन मेकिंग पार ही लोअर लेवल मैनेजमेंट को पकड़ा दे रहा हूँ, भाई तू ही देख ले, फिर उसकी इंप्लीमेंटेशन भी तू ही देख लियो, राइट। यहां पर इतनी फ्रीडम नहीं मिलती। डेलीगेशन में तो आप बताओगे ना कौन सा काम कब कहां क्या कैसे करना है। डिसेंट्रलाइजेशन में तो अपने पावर दे दी, तो इट हैज मोर फ्रीडम, बिकॉज आप उनको डिसीजन लेना है, उसको इंप्लीमेंट करने की उनको मिल गई। अब तुम ही हो मालिक, एक तरह से छोटे लेवल के मालिक हो, लेकिन तुम ही मालिक हो, है ना। यहां पर डिवीजन ऑफ वर्क होगा, कहाँ, डेलीगेशन में। जबकि यहां पर ये तो टॉप मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया डिसेंट्रलाइज करना है तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसका नैरो स्कोप है, बिकॉज सुपीरियर ने अपने इमीडिएट सबऑर्डिनेट से कोई काम करवाना है, तो इट हैज ए नैरो स्कोप। इसका वाइडर स्कोप है, अगर कंपनी चाहे तो पूरी डिसीजन मेकिंग के टुकड़े कर देगी, टॉप मैनेजमेंट करेगी, मिडिल मैनेजमेंट करेगी, लोअर मैनेजमेंट करेगी। पर्पस रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ मैनेजर। यहाँ पर बेसिकली सबऑर्डिनेट्स को भी हम ट्रेन कर रहे हैं, उनको हम ऑटोनॉमी दे रहे हैं, फ्रीडम दे रहे हैं, वो अपने आप अब डिसीजंस ले पाएंगे, कंपनी के लिए भी फास्टर होगा। वैसे ऐसा नहीं है कि वर्कलोड, जैसे यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है, इट एम्स टू रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ मैनेजर, तो ऐसा नहीं है कि इसमें वर्कलोड ऑफ मैनेजर रिड्यूस नहीं होता। डिसेंट्रलाइजेशन में भी जो है वर्कलोड ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट कम होता है, लेकिन फिर भी
दैट इज नॉट द मेन एम हेयर. द मेन एम मीन्स डेलीगेशन में द मेन एम इज reduction of the load of the manager, while here it is like creating an environment, decentralized environment, where even the lower level management is participating in the decision making. So that's a way of style, you can say, way of life for an organization. यहाँ पर it is the responsibility of every manager, means you can say that delegation के बिना तो कोई बड़ी कंपनी रह ही नहीं सकती. बट डिसेंट्रलाइजेशन तो फिर वही है, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, करना है नहीं करना है देख लो भाई. The maximum authority is retained at top level, while authority is distributed at every level in decentralization. तो आई थिंक ये सिंपल से पॉइंट्स हैं, इनको अगर आप एक बार स्टडी करते हो. वैसे भी बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको पहले भी पढ़ा दिया था. डेलीगेशन में फिर बता देता हूँ, डेलीगेशन में बेसिकली कोई भी ऑफिसर मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट से काम करवा लेता है. डिसेंट्रलाइजेशन में डिसीजन मेकिंग पावर ही उसको दे दी जाती है, वो पर्टिकुलर जॉब की अकाउंटेबिलिटी ही ट्रांसफर हो जाती है एक तरह से, वो किसी और से ही करवाएगा. जो भी करेगा वो उसकी जिम्मेदारी होगी, वो आप एक तरह से फ्री हो गए. हमने पहले भी बताया था आपको कि डेलीगेशन में वो एग्जीक्यूटिव, वो मैनेजर अकाउंटेबल रहता है. काम उसने जूनियर से कराया, जिम्मेदारी उसी की रहती है, आंसरेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी उसी की रहती है. बट डिसेंट्रलाइजेशन में तो एक तरह से अकाउंटेबिलिटी भी ट्रांसफर हो गई, चाहे छोटे लेवल पे हुई हो गई, वो जिसको पावर दे दी फिर वही डिसीजन लेगा, वही अपना करेगा. राइट. फिर भी कोई डाउट हो स्टूडेंट्स तो इस नंबर पे आप SMS कीजिए. थैंक यू.